हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स जो चैप्टर 10 है। आपके पास अध्याय 10 है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सभी लोग आ जाइए, हम लोग देखेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए प्रकाश क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश क्या है या प्रकाश के बारे में। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या कि अगर प्रकाश के बारे में देखें तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम वस्तुओं को देख पाते हैं या देखते हैं, लिख लेते हैं, देखते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। फिर अगर प्रकाश के गुण देखें कि इसके प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रकाश के गुण देखते हैं। प्रकाश के गुण देखिए क्या होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी चीज कि प्रकाश जो है, प्रकाश देखते हैं कि दूसरा चीज है कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय संचरण, विद्युत चुंबकीय गति होती है। विद्युत चुंबकीय प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। है। तीसरा पॉइंट है इसका कि प्रकाश की चाल जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल c बराबर होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बनाते हैं, अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाते हैं। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाते हैं। अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास देखिए यहाँ पर इसका छाया आ रही है। तो जब कभी भी प्रकाश आता है तो वह अपारदर्शी वस्तु की क्या बनाते हैं? छाया बनाते हैं। तो ये हमारे पास देखो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल इतना 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाते हैं। ठीक, जो पारदर्शी वस्तु होता है उसी की छाया बनाते हैं, या आप कह सकते हैं पारदर्शी वस्तु की छाया नहीं बनाते हैं। फिर आता है प्रकाश का परावर्तन। हमारा चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि देखिए प्रकाश परावर्तन क्या है कि जब कभी भी
पृष्ठ के जब कभी भी किसी उच्च पालिश किए गए पृष्ठ पर जब किसी भी उच्च पालिश किए गए पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है प्रकाश को आपतित कराया जाता है उच्च पालिश किए गए पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो प्रकाश तिरछी दिशा में गमन करने लगता है प्रकाश तिरछी दिशा में गमन करने लगता है उसे हम क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जब किसी उच्च पॉलिश किए गए पृष्ठ पर उच्च पॉलिश किए गए पृष्ठ पर जब किसी उच्च पॉलिश किए गए पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो प्रकाश तिरछी दिशा में गमन करने लगता है इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं क्या कहते हैं इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ठीक तो यह हो गया प्रकाश का परावर्तन इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन कहलाता है यह आपके पास है आपतन कोण इसे कहते हैं आपतन कोण आई और यह है क्या परावर्तन कोण आर परावर्तन कोण क्या है आर है तो जब किसी उच्च पॉलिश किए गए पृष्ठ पर पॉलिश किए गए पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है प्रकाश को आपतित क्या कराया जाता है आपतित कराया जाता है आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन जब किसी उच्च पॉलिश किए गए पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो प्रकाश तब आपतित कराया जाता है तो प्रकाश तिरछी दिशा में गमन करने लगता है तिरछी दिशा में गमन करने लगता है गमन करने लगता है जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं क्या कहेंगे उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं तो जब किसी उच्च पॉलिश किए गए पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो प्रकाश तिरछी दिशा में गमन करने लगता है प्रकाश तिरछी दिशा में गमन करने लगता है जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम तो देखिए देखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम प्रकाश परावर्तन के नियम देखते हैं तो प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः जो नियम है वह दो नियम है प्रकाश परावर्तन के दो नियम है पहला है आपके पास कि पहला क्या है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है आपतन कोण आई का मान आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है आर के मान के बराबर होता है परावर्तन कोण आर के मान की क्या होता है बराबर होता है दूसरा है कि आपतित किरण
परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब तीनों, यह बिंदु जो है वह आपतन बिंदु है। क्या है बिंदु? आपतन बिंदु। तो तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों कहाँ मिलते हैं? यह तीनों जो है वह आपतन बिंदु पर मिलते हैं। आपतन बिंदु पर मिलते हैं। आपतन बिंदु पर मिलते हैं। यह तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो यह आपके पास हो गया प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, फिर हमने देखा प्रकाश परावर्तन के नियम। तो यह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसको पढ़ सकते हैं, और जो नोट्स बनाना चाहते हैं वह इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके आगे से। प्रकाश के बाद प्रकाश परावर्तन, फिर प्रकाश परावर्तन के नियम, फिर देखेंगे हम गोलीय दर्पण। इसमें देखेंगे गोलीय दर्पण। देखते हैं गोलीय दर्पण को। यदि आपने अभी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे जो सभी क्लास 10th के फिजिक्स और चाहे क्लास 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के वीडियोस, परीक्षा तक सभी वीडियोस को बारी बारी तक आपके पास पहुंचाया जाएगा। और क्लास 12th के लिए भी आपके मैथ के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जो 12th वाले हैं आपके मित्र, उनको बता सकते हैं आप। आइए देखते हैं इसके आगे। प्रकाश के परावर्तन के बाद आपके पास हेडिंग आती है गोलीय दर्पण। क्या आती है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो क्या है? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के देखते हैं तो इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। मुख्यतः इसके दो प्रकार होते हैं। पहला आप देखेंगे, पहला आपके पास होता है उत्तल दर्पण। पहला उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। दूसरा आपके पास होता है अवतल दर्पण। ठीक, तो हम देखेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं उत्तल के बारे में
कि देखिए इसका ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, अंदर की ओर वक्रित हो, बाहर की ओर, क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित हो, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। जब अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, क्या कहेंगे, अवतल। और जब बाहर की ओर वक्रित होता है तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल। तो ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। यह उत्तल दर्पण का आपके पास फिगर है, उत्तल दर्पण। ठीक, यह उत्तल दर्पण है। फिर हम देखते हैं अवतल दर्पण। दूसरा आपके पास है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाता है। तो यह आपके पास है अवतल दर्पण। ठीक, तो यह आपके पास उत्तल हो गया, यह क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो यह गोली दर्पण, गोली दर्पण, फिर गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, उत्तल, अवतल। फिर उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, वह उत्तल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। फिर आइए देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। देखते हैं आगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। देखते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। देखते हैं, देखिए फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। कुछ मुख्य परिभाषा क्या है उसके बारे में देखते हैं, देखेंगे हम लोग गोली दर्पण से मुख्य परिभाषा। पहले फिगर देख लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में, जब किसी उत्तल दर्पण में हम लोग देख रहे हैं, उत्तल दर्पण में मान लीजिए अनंत से प्रकाश को उजाला जा रहा है, किसी अनंत बिंदु से प्रकाश को उजाला जा रहा है, और यह अनंत बिंदु हो गया आपके पास, अनंत बिंदु। ठीक, अब यहां से प्रकाश को उजाला जा रहा है, यह प्रकाश है, यहाँ पर ये यहीं से है, यहाँ से प्रकाश को यह, ठीक, यह केवल सीधा जा रहा है ना, और यहाँ से यह चीजें यहाँ पर, यह चीजें यहाँ। अब यहाँ से जो प्रकाश है वह यहाँ से वापस आ रहा है, यहाँ से मुख्य फोकस है,
पर P है। अब यहाँ से जो प्रकाश है वह यहाँ से वापस जा रहा है। ठीक, अब यहाँ से भी प्रकाश एक जा रहा है वापस, एक प्रकाश यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से यह बिंदु आपके पास थोड़ा सा आगे और गया है, यह आपके पास F है और यह एक यहाँ पर आपके पास बिंदु है C, जो यह आपके पास सेंटर है, इसको हम कह सकते हैं C, है ना। ठीक, और यह यहाँ से ऐसे चला गया है, यहाँ पर I है, यहाँ पर क्या है, R है। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पर भी रहेगा I और R, यहाँ पर सभी जगहों पर I और R आपके पास रहेंगे। ठीक, तो यह देखिए आपके पास यह क्या हो गया, उत्तल दर्पण का एक फिगर हो गया, थोड़ा सा इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहली हेडिंग है आपके पास ध्रुव। तो बोलिए दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो पहला पॉइंट है आपके पास ध्रुव। ध्रुव क्या है कि गोलीय दर्पण के, ये देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, क्या है यह परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ के क्या है, केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर दूसरी आपके पास हेडिंग आती है वक्रता त्रिज्या। क्या है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग होता है, इसकी गोली, इससे हम क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह गोले का क्या होता है, एक भाग होता है। इससे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का हम क्या कहते हैं, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की क्या कहते हैं, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, वक्रता केंद्र, वक्रता क्या है, केंद्र है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र देखेंगे, फिर वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के केंद्र का, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के केंद्र का एक भाग होता है, एक भाग होता है, जिसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ का एक भाग, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र का एक भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। हम क्या कहेंगे, इसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। इसे C से प्रदर्शित
प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या देखिए क्या होता है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उससे परावर्तक पृष्ठ से केंद्र तक की दूरी को, परावर्तक पृष्ठ से केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ के, गोली दर्पण परावर्तक क्या दिया गया है कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, कोई भी गोली दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसके परावर्तक पृष्ठ, यह परावर्तक पृष्ठ है तो परावर्तक पृष्ठ से केंद्र तक की दूरी को, परावर्तक पृष्ठ से केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जैसे कोई भी गोली दर्पण है जिस गोले का भाग होगा उसके परावर्तक पृष्ठ से, यह परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ से केंद्र तक की दूरी को, किसको, केंद्र तक की दूरी को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के गोली दर्पण में परावर्तक पृष्ठ से केंद्र तक की दूरी को, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। केंद्र तक की दूरी को दर्पण की वक्रता क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है आपके पास गोली वक्रता त्रिज्या के बाद मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के बारे में देखेंगे तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, क्या ये देखो यह ध्रुव है और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, देखो यह और यह जो दूरी है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से को, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष। तो यह जो रेखा है इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। गोली दर्पण के, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को, सीधी काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कि अवतल लेंस। फिर आता है अवतल लेंस। आपके पास है अवतल लेंस।
अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अच्छा लेंस कह रहे हैं अभी हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं। तो दर्पण, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, क्या होता है कि जब कभी भी अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को देखते हैं, वे सभी दर्पण जहां मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलते हुए या प्रतिच्छेदित होते दिखाई देते हैं, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। जहां पर देखिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वे सभी बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष मिल रहे हो या प्रतिच्छेदी हो रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, मिल रहे हो या प्रतिच्छेदित होते हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। वे सभी बिंदु जहां दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य फोकस मिल रहे हो या प्रतिच्छेदी हो रहे हो या प्रतिच्छेदी हो रहे हो, दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता, अवतल दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। तो वे सभी बिंदु जहां दर्पण के मुख्य फोकस मिल रहे हो या प्रतिच्छेदी हो रहे हो, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो यह आपके पास देखिए ध्रुव था, फिर वक्रता केंद्र, फिर वक्रता त्रिज्या, फिर मुख्य अक्ष, फिर आपके पास पांचवा पॉइंट यह है जिसे हम कहते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। क्या है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अवतल दर्पण के बाद है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। हम लोग देखेंगे आगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस के बाद उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। अब देखेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य क्या है, फोकस। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का हम देखेंगे मुख्य फोकस क्या होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, तो देखिए कि जब कभी भी परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जब कभी भी परावर्तित किरणें एक ही बिंदु से क्या हो रही हैं, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। जब परावर्तित किरणें, जब परावर्तित किरणें, जब क्या है, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के या मुख्य अक्ष पर, या मुख्य अक्ष, यह कौन सी बिंदु है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती हैं,
उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। उत्तल दर्पण का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। उत्तल दर्पण का क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, फिर आपके पास अगला पॉइंट आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है उसके बारे में देखेंगे कि फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी अगर देखें तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, यह मुख्य फोकस है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, हम लोग केवल इसको देख रहे हैं, यह आपके पास उत्तल दर्पण है। ठीक है, आप किसी भी दर्पण को या उत्तल या अवतल किसी भी दर्पण से इसको समझ सकते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस की बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और एफ बराबर आपके पास होता है आर बटा में 2। एफ बराबर क्या होता है? फोकस दूरी बराबर आर बटा में क्या होता है? 2 होता है। अथवा है आपके पास द्वारक। द्वारक क्या होता है? द्वारक आपके पास देखिए क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को, या देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को, देखो कोई गोलीय दर्पण हो और उसके वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को, यहाँ से मान लीजिए यह गोलीय दर्पण है, यहाँ से वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास, देखो यह त्रिज्या हो गई, यह दोनों मिला दिए तो क्या हो गया? व्यास। तो गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। यह पूरा जो है यह क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को, सीमा रेखा के क्या? व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो यह आपके पास गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, जिसको हमने आपको बारी बारी से सभी पर बखूबी ध्यान देकर सभी की परिभाषाओं को लिखा है। फिर उसके बाद हमने आपके बारे मतलब सभी के बारे में बताया। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बाद आगे चलेंगे कि वहां अब आगे से हम देखते हैं इसके बाद क्या देखेंगे। फिर है देखिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंबों का बनना है, तो आप इसको गोलीय दर्पण के प्रतिबिंबों के बनने को आप यहाँ से किताब के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यह किसी अवतल दर्पण द्वारा, आप देख सकते हैं किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के लिए बनना, तो यह आपके पास इसको आप पढ़ेंगे। ठीक, और इसको याद करना होगा बिंब की स्थिति,
अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर होगा, प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो यह आपको दर्पण के फार्मूले में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक, यहां से फिर आपके पास आता है कि गोलीय दर्पण के बाद, अवतल दर्पण के बाद आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में भी आप यहां से देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा दो चीजें हैं, एक अनंत पर और एक अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। तो यह दोनों आपको पढ़ना होगा कि दोनों के बारे में आप देखेंगे किसका क्या मतलब है, इसके क्या बारे में है। फिर हम लोग देखते हैं दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के क्या देखेंगे, उपयोग देखेंगे कि अवतल दर्पण के जो उपयोग है वह क्या है। आइए देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। आप लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना उसको देख लीजिएगा। टॉपिक है इंपॉर्टेंट, लेकिन वह आपके पास यह जो टॉपिक है वह दर्पण के सूत्र में प्रयोग होगा, तो आप लोग उसको एक बार लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके मित्र इस वीडियो का लाभ उठा पाए। आइए देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग हम लोग देखेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के जो उपयोग है निम्न है। पहला, इसका उपयोग सामान्यतः, इसका उपयोग सामान्यतः टॉर्च में किया जाता है। इसमें किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, सर्च लाइट में। सर्च लाइट देखिए क्या है, सर्च लाइट इत्यादि, जैसे कि जब क्या करते हैं कि नेवी ऑफिसर या कोई भी पनडुब्बी वाला व्यक्ति जब कभी क्या होता है तालाब में उतरता है या नदी में उतरता है तो वह सर्च लाइट का इस्तेमाल करता है वस्तुओं को ढूंढने के लिए। इसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग होता है। सौर भट्टियों में मतलब सौर जो पैनल होते हैं ना, तो सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जैसे सूर्य है तो सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सौर पैनल के द्वारा, जो पैनल होता है तो पैनल के ऊपर जो चादर होती है, दर्पण होता है, वह अवतल दर्पण होता है। और जाहिर सी बात है दर्पण के बीच में जो तार लगे होते हैं वह चांदी के तार होते हैं। तो उसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कौन सा तार है जो चांदी का ही क्यों बनाया गया, तो वह केमिस्ट्री में आपके पास चैप्टर 3 में बताया जाएगा, या आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने आपको बताया भी है आर क्लासेस में जाके, जो आपके पास चैप्टर 1, 2, 3 करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। क्लास 10 के केमिस्ट्री के हमने 1, 2 और 3 चैप्टर पढ़ाया, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सौर भट्टियों में इसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। फिर अगला है कि डेंटिस्ट का मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्ट दांत को बड़ा देखने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं वह दांत को बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग का मतलब अवतल दर्पण, इसका उपयोग करते हैं।
इसका उपयोग सेविंग करने के लिए अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। सेविंग कर सकते हैं, सेविंग करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सेविंग करने के लिए किया जाता है। तो यह तो कहा आपके पास अवतल दर्पण के उपयोग। फिर आता है अवतल दर्पण के बाद आता है उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या देखेंगे हम सब? उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। इसका उपयोग जो है वह सामान्यतः अच्छे इसमें एक और है कि वाहनों के अग्रदीप में इसका उपयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीप में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला उत्तल दर्पण के उपयोग। तो देखिए उत्तल दर्पण के हम लोग उपयोग देखेंगे। तो उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो इसका उपयोग इसे दुकान इत्यादि में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सिक्योरिटी दर्पण का मतलब होता है देख रेख के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दुकान में इसका उपयोग सिक्योरिटी के रूप में किया जाता है, सिक्योरिटी के रूप में किया जाता है। अगला दूसरा पॉइंट है कि इसका उपयोग जो है हम क्या करते हैं? वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग वाहन के पश्च दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। वाहनों के पश्च दृश्य इसका उपयोग जो होता है वह वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं? वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए करते हैं, पश्च दृश्य को देखने के लिए करते हैं। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं? वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए करते हैं। तो यह था आपके पास अवतल दर्पण के उपयोग। फिर है उत्तल दर्पण के उपयोग। और होंगे उत्तल दर्पण के उपयोग, तो दो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही आप दो लिखिए। फिर आता है आपके पास दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र देखिए आपके पास होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यह आपके पास दर्पण सूत्र है, जहां v क्या है? प्रतिबिंब, फिर u क्या है? u आपके पास है बिंब, और f क्या है? फोकस दूरी। चलिए हम कह सकते हैं कि यह जो u है वह बिंब की दूरी है, और v जो है वह प्रतिबिंब की दूरी है, और f जो है वह क्या? फोकस दूरी है। ठीक। अब इसी में एक आपके पास आवर्धन का सूत्र आता है। आवर्धन का देखिए सूत्र क्या है? आवर्धन का सूत्र आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर्धन के सूत्र को, तो आवर्धन को हम m बराबर जानते हैं h डैश बटा में h होता है, या माइनस b बटा में u, जहां h डैश जो है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई, और जो v है h डैश जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और जो h है वह बिंब की ऊंचाई होती है। ठीक। तो यह आपके पास क्या था? चैप्टर 1 का दर्पण का जो फुल वीडियो है वह आपके पास प्रोवाइड किया गया है। दर्पण के बारे में जितना चीजें हैं हमने दर्पण के बारे में पूरा व्याख्या किया है आपसे।
यदि आपको कहीं पर किसी भी चीज में डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि यह हमारे पास ये चीजें, इसके बारे में हमें ये चीजें नहीं पता है, तो उसके बारे में हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे ये चीजें कहाँ पर क्या चीजें हुई हैं। ठीक, तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को इतना देखने के लिए।